ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है, पेशेंट 2-3 दिन लेकर एंटीबायोटिक आ जाते हैं, ठीक है ना। जाहिर सी बात है आप रोक भी नहीं सकते कि भाई, जाहिर सी बात है आप ठीक है आपने ले लिया, अब आप अगर कल्चर करवा लेते हैं, हो सकता है आ जाए पॉजिटिव, हो सकता है ना भी आए, तो उसमें चांसेस होता है कि कल्चर नेगेटिव आ जाए। लेकिन क्योंकि एंटीबायोटिक ने अपना सर्च तो शुरू कर दिया है ना, एक तो ये इंपॉर्टेंट रीजन। पास ऐसे बैक्टीरिया हैं, जैसे मैंने आपको बताया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अभी आपके कोलीग ने बताया, उसमें इन्फेक्शन यूनिट ट्रैक का होगा, पसल्स भी होंगे, आरबीसीज भी होंगे, लेकिन कल्चर पे कोई ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि हम कन्वेंशनल कल्चर पे तो माइकोबैक्टीरियम टीबी को ग्रो नहीं कर सकते है ना। इसी तरह से क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस है, जो बहुत एटिपिकल या फेस्टिडियस टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, वो आम कल्चर मीडिया पे ग्रो नहीं हो सकते। ये बहुत सारी रीजंस है जिसकी वजह से कल्चर नेगेटिव आ सकता है। लेकिन आप ये देखते हैं कि पेशेंट सिम्टोमेटिक है, पेशेंट के यूरिन एनालिसिस और सारी हिस्ट्री और सारी आपकी क्लिनिकल फाइंडिंग फेवर में कर रही हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप आगे प्रोसीड करते हैं और डायग्नोसिस फिर आप उसके बेसिस पर फिर आप ऐसी बातें ट्रीट करते हैं पेशेंट को। इज दिस क्लियर? यस मैम। ओके, थैंक यू ऑल। आई होप कि आप लोगों को मुझे पता चला है कि दूसरा करते हैं, हम 5 मिनट का ले लें ब्रेक थोड़ा सा। दूसरा वाला था पहले बोल रहे हाँ। Recording in progress. It was started empirically because they were suspecting pneumonia. ठीक है, sputum and blood cultures were sent, but patient even on 4th till 5th post-op day, patient condition remained static, and sputum culture report then came and it showed growth of MRSA, that is methicillin resistant Staph aureus. Okay, so antibiotic finally changed to vancomycin based on sensitivity of MRSA. Okay, so let's talk about what is this. Do you think this is hospital acquired infection? आप लोग बताएं। पेशेंट आई थी, नॉर्मल थी, उसको जो है वो क्या था, उसको सिर्फ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से वो शी अंडरवेंट ऑपरेशन, ठीक है, और उसके बाद उसको जो है वो पोस्ट ऑफ डे पर उसको जो है वो नमूनिया डेवलप हो गया, ठीक है, और वो नमूनिया किस चीज से हुआ, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस से। सो ये सब चीजें क्या इंडिकेट कर रही हैं कि इस पेशेंट को क्या है, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। Exactly. So the today's topic is hospital acquired infection or nosocomial infection or healthcare associated infection. ठीक है, healthcare associated क्यों कहा जाता है, क्योंकि it's a broader terminology, क्योंकि हॉस्पिटल में तो सिर्फ हॉस्पिटल आ गया है, बट हेल्थ केयर में बहुत सारी सेटिंग्स आ जाती हैं, नॉट जस्ट हॉस्पिटल, उसमें नर्सिंग होम्स आ सकते हैं, डायलिसिस सेंटर आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं ना, ठीक है, होम केयर सेटिंग्स आ सकती हैं, जेरियाटिक लॉन्ग टर्म सेटिंग्स बहुत सारी होती हैं, ठीक है। सो व्हाट इज नोजोकोमियल, ग्रीक वर्ड से निकला है नोजोस, नोजोस मीन्स डिजीज एंड केमियोस मीन्स
टू टेक केयर ऑफ, इससे निकला था नोजोकोमियल, यानी जो टेक केयर कर रहे हैं उन्हीं ने इन्फेक्शन दे दिया, ठीक है। So it means, so what is the definition of hospital acquired or nosocomial infection? It is acquired either by the patient while they are staying in the hospital or by the members of hospital staff. Another important component of hospital acquired infection is not just that we should consider these infections in the patient, but also some of the hospital acquired infection can also be acquired by the healthcare staff, ठीक है। तो यूजुअली जो है वो सर्विलेंस के लिए या मॉनिटरिंग के लिए एक डेफिनेशन बनाई जाती है, एक खास टाइम पीरियड दिया जाता है कि जिसके बाद अगर पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स हो रहे हैं तो हम उसको लेबल करेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड या नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो दैट टाइम पीरियड गिवन इज 48 आवर्स ऑफ एडमिशन, आफ्टर एडमिशन। और डिस्चार्ज के बाद जो है वो अगर विद इन 30 डेज आप डिस्चार्ज है तो उसको भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बाज गाइडलाइंस कहती हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी डेफिनेशन की। व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इट्स वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। 5 to 9% ऑफ द हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट वर्ल्ड वाइड जो है वो somehow जो है वो सम काइंड ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन डेवलप करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि 1/3 ऑफ दीज इन्फेक्शंस आर प्रिवेंटेबल, ठीक है। तो इसमें अगर हम ये यू कैन सी दिस पाई चार्ट, और आप ये इसमें हमने अभी यूटीआई की बात की था, तो सबसे ज़्यादा इसमें जो वो कॉमनेस्ट क्या लग रहा है आपको? इसमें थोड़ी सी डिफरेंट परसेंटेज है इन कंपैरिजन विद दिस वन, क्योंकि कहीं और से डाटा लिया हुआ है। लेकिन एनी हाउ यूटीआई जो है वो सबसे टॉप मोस्ट कॉम्पोनेंट है नोजोकोमियल इन्फेक्शन में। उसके बाद सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है, फिर नमोनिया है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन और बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ अदर इन्फेक्शन नोजोकोमियल एक्वायर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है वो एपिडेमियोलॉजी है। तो व्हाई वी आर हैविंग कंसर्न विद द नोजोकोमियल इन्फेक्शन? इससे क्या होता है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन एक से सबसे इम्पोर्टेंट जो पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट को खामखा के लिए हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है। एवरेज जो है वो एडिशनल देखा गया कि अराउंड 6.5 डेज जो है वो एवरेज जो है वो एडिशनल स्टे हो जाता है किसी भी तरह का अगर हॉस्पिटल एक्वायर्ड पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाए। और नॉट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट they are leading to increased mortality and morbidity of patients. Like surgical site infection, SSI की स्टडीज ने दिखाया कि ये वाले जो पेशेंट्स होते हैं अगर नोजोकोमियल इन्फेक्शन को डेवलप होता है तो दे गेट रीएडमिटेड, 5 times चांसेस होते हैं इनको रीएडमिशन के, और 60% जो है वो उनको चांस होता है कि वो जो है वो आईसीयू के नीड हो सके, या फिर वो जो है वो उनकी डेथ के भी चांसेस हो सकते हैं। सो ये आप लोग मुझे बताएं कि व्हाई इट इज लाइक दिस? नोजोकोमियल इन्फेक्शन से क्यों ज्यादा मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या है रीजन? एनी आइडिया क्यों? इम्यून की सप्रेशन होती है और दूसरा रेजिस्टेंट भी होते हैं ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल सही कहा। They are usually resistant. एग्जैक्टली, ठीक है। तो सबसे कॉम्प्रोमाइज की वजह से तो ये कि पेशेंट के अपने फैक्टर्स एक तो होते हैं, हॉस्पिटलाइज है पेशेंट तो जाहिर सी बात है वो हेल्दी तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो उसके अपने अपने फैक्टर्स हो सकते हैं, कोमॉर्बिड्स हो सकते हैं, डायबिटीज है, एक्सट्रीम ऑफ एज है, बहुत सारे उसके फॉरेन बॉडीज, सेंट्रल लाइंस ये सब डली हुई होती हैं, वेंटिलेटर पे पेशेंट्स होते हैं, ऑलरेडी वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। फिर ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि नोजोकोमियल इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय मोस्टली बाय द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, और वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो हॉस्पिटल में कहाँ से आ रही है? ठीक है, बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक यूसेज। हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक्स का यूज होता है और एंटीबायोटिक यूजेज की वजह से व्हाट हैपेंस, ऑब्वियसली वो यूज करना जरूरी है, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करनी है, एंटीबायोटिक तो देनी है। सो बिकॉज ऑफ दैट ओवर इंक्रीज यूज ऑफ एंटीबायोटिक व्हाट हैपेंस के जो इन्वायरमेंट के जो फ्लोरा जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में हॉस्पिटल के मौजूद होते हैं, दे जो ससेप्टेबल एंटीबायोटिक से होते हैं वो डाई ऑफ हो जाते हैं और रेजिस्टेंट वाले जो है वो प्रोलिफरेट होते रहते हैं।
ठीक है, एंटीबायोटिक प्रेशर की वजह से रेजिस्टेंट बग दे गेट प्रोलिफरेटेड और वो डिफरेंट हॉस्पिटल के एरियाज में नीश बना लेते हैं अपने, ओके। और इन पेशेंट्स में बिकॉज दे आर प्रॉन, दे आर हैविंग सो मच वो लाइंस और फॉरेन बॉडी और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस और सारी चीज़ें होती हैं इनकी, तो इसकी वजह से जो है वो किसी भी वक्त ये ऑर्गेनिज्म किसी भी ब्रेकेज ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स की वजह से इंट्रोड्यूस अगर पेशेंट को हो जाते हैं तो दे लीड टू इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन फिर डिफिकल्ट टू ट्रीट। एंटीबायोटिक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है वो यूज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से फर्दर जो है वो पेशेंट की जो है वो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस हो जाता है। सॉरी। सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इंक्रीज कॉस्ट है, इंक्रीज जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी फर्दर जो है वो स्प्रेड इनकी वजह से हो सकती है, और डिसेमिनेशन ऑफ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इन द कम्युनिटी। और इसके अलावा पेशेंट को जब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन अगर होता है तो पेशेंट अंडर गो इनटू इमोशनल ट्रॉमा, फैमिली भी इमोशनल ट्रॉमा में जाती है, पेशेंट भी जाता है कि भाई हमने क्या किया था, भाई हमें क्यों ये हो गया। सो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, कि जाहिर सी बात है वी शुड थिंक टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग। हम इसको अभी बात करेंगे, लेकिन ये कौन से लोग हैं जो कि ज़्यादा इंक्रीज रिस्क पर है, जो मैंने अभी आप लोग से क्वेश्चन किया था, तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने सही जवाब दिया। स्ट्रीम ऑफ एजेस हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, सारी हमने बात कर ली है, ठीक है ना। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हॉस्पिटल में पेशेंट जो है वो हेल्थ केयर वर्कर से बहुत ज़्यादा टच में होते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट से टच में होते हैं, मशीनरी से टच में होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं ट्रांसमिशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म टू द पेशेंट, ठीक है। सो रूट कॉजेज ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो देखा गया है वो क्या है, इट्स नॉट लाइक वेरी डिफिकल्ट टू प्रिवेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि हम लैक ऑफ बेसिक इन्फेक्शन कंट्रोल ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर, हमारे यहाँ अभी तक जो है वो एजुकेशनल लेवल पर फ्रॉम अंडरग्रेड से लेकर के अभी तक अब जा करके जो है वो कोविड के बाद जो है वो आई थिंक के अवेयरनेस लोगों के अंदर जो है वो हैंड हाइजीन और ये सब की जो है वो पीपीई के यूजेज वगैरह की अवेयरनेस हुई है, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग की। अदरवाइज इवन हॉस्पिटल में हमने जब पढ़ा था उस वक्त भी ये सब चीज़ें जो है वो सिलेबस में शामिल नहीं थी, ठीक है, ठीक है। तो ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक, इम्प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन प्रैक्टिसेस, इनएडिक्वेट क्लीनिंग ऑफ environment, these are all contributing factor, ठीक है। सो ये जो है वो रूट कॉजेज आइडेंटिफाई हुए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ द ऑर्गेनिज्म इज स्प्रेड। पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है तो उसको इन्फेक्शन दो तरह से हो सकता है, सेल्फ इन्फेक्शन हो सकता है उसके अपने फ्लोरा से, हमें पता है कि पूरा बॉडी स्किन जो है वो कवर है वो स्किन फ्लोरा से, बॉडी के ऑरिफिसेस जो है वो कवर हैं, हमने भी बात की यूटीआई की, सारे जगह पर रेजिडेंट फ्लोरा मौजूद है। लेकिन अगर हमने उसको सही प्रॉपर क्लीनिंग स्टाइल टेक्निक्स, हमने आईवी कैन्युला इंसर्ट करते हुए, कैथीटर इंसर्ट करते हुए हमने टेक्निक नहीं की तो पेशेंट के अपने फ्लोरा से भी सेल्फ इन्फेक्शन हो सकता है। देन क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है फ्रॉम वन पेशेंट टू अनदर पेशेंट। लेकिन पेशेंट क्या हाथ मिलाते हैं क्या? नहीं, पेशेंट जो है वो बेचारे बेड रिडन है, लेकिन उनसे क्रॉस इन्फेक्शन कौन कर रहा है? दिस इज हेल्थ केयर वर्कर्स। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन पेशेंट टू अनदर पेशेंट। कैसे? बाय आवर कंटेमिनेटेड हैंड्स, ठीक है। हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो पेशेंट को टच कर रहा है, वो कौन सा कर रहा है? हैंड। अगर सिर्फ और सिर्फ हम हैंड हाइजीन पर एज ए हेल्थ केयर वर्कर्स कंट्रोल कर ले तो ये 50% ऑफ इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिशन हम रोक सकते हैं। देन पेशेंट इज सराउंडेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, वो भी व्हीकल्स हो सकती हैं पेशेंट ऑर्गेनिज्म ले जाने में। एयर से ट्रांसमिट हो सकते हैं, फूड से, आईवी फ्लूइड से, देन एंडोस्कोप्स, वेंटिलेटर, water could be contaminated. So their patient is surrounded in the hospital by many things, ठीक है, जो कि उसके ये आप देख सकते हैं आईसीयू में पेशेंट ने डमी लेटी हुई है, देखे आप, यू कैन सी के हाउ मेनी लाइक फॉरेन बॉडीज आर
इंसर्टेड, ठीक है। तो ये जब भी फॉरेन बॉडी एक होती है, इंसर्ट होती है, तो देयर इज ए ब्रीच इन द नॉर्मल रेजिस्टेंस मैकेनिज्म, ठीक है। और जब भी फॉरेन बॉडी होता है तो पेशेंट जो है उसके साथ जो है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस होने के फुल चांसेस होते हैं। सो कॉमन जो ऑर्गेनिज्म जो हमने अभी बात की थी, हॉस्पिटल एक्वायर्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? MRSA के अभी आपने नाम सुना, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, जो कि क्यों कहा जाता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसको ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकाई VRE कहलाते। देन ESBL प्रोड्यूसिंग E. coli and other enterobacteriaceae organism. ESBL क्या है? एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन वगैरह से भी रेजिस्टेंस एक्वायर करते हैं बिकॉज ऑफ दिस ESBL एंजाइम। और फिर इन ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करने के लिए आपको आइदर कार्बापेनम आपको यूज करनी पड़ती है, ठीक है, या फिर कोई और ससेप्टिबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन ससेप्टिबिलिटी, कोई और ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक अदर देन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आपको यूज करनी पड़ती है, ठीक है। सो इसी तरह से हॉस्पिटल में नॉट ओनली दीज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, कुछ माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस की पेशेंट टू पेशेंट ट्रांसमिशन हो सकती है, ठीक है। देन आपके कुछ वायरल एजेंट, आप लोगों ने कोविड का देखा होगा, हॉस्पिटल में पेशेंट जो है वो हेल्थ केयर वर्कर डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, डेवलप हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, डिफरेंट वायरल इन्फेक्शन भी हॉस्पिटल सेटिंग में। एंड अमंग द हेल्थ केयर वर्कर्स निडलिस्टिक इंजरी से हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV, ये सारे ट्रांसमिशन हो सकती है हेल्थ केयर वर्कर्स में भी। चिकन पॉक्स हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सेज डेवलप कर लेती हैं। So these are all examples of nosocomial infections. ऐसे हो सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने बात की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ट्रांसमिशन जो है वो बहुत सारी तरह से हो सकती है। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन होती है, कॉन्टैक्ट कुड बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी टच से हो रही है, ठीक है। हमने अभी देख लिया कि कॉन्टैक्ट पेशेंट और एक दूसरे से नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ज्यादातर हेल्थ केयर वर्कर्स या इक्विपमेंट, कंटामिनेटेड इक्विपमेंट से ये वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो हॉस्पिटल में ट्रांसमिट हो सकते हैं, लाइक स्टेफ ऑरियस या ESBL प्रोड्यूसिंग एंटेरोबैक्टेरियाceae या फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, ये सारे जो है वो कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन से ट्रांसमिट हो सकते हैं। देन ड्रॉपलेट से कुछ ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट होते हैं, मैं अभी इन सबको डिटेल में बता दूंगी। डिफरेंट एयरबॉर्न ट्रांसमिशन हो सकती है, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर से जो है वो ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट हो सकते हैं। ओरोफिकल रूट ट्रांसमिशन और वेक्टर ट्रांसमिशन, ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट ट्रांसमिशन सेक्सुअल, ये अदर रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड ऑर्गेनिज्म के लिहाज से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो शुरू के जो 3-4 हैं ये इंपॉर्टेंट है इन रिलेशन टू नोसोकोमियल ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हॉस्पिटल में पेशेंट टू पेशेंट इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, पेशेंट टू हेल्थ केयर वर्कर्स हो सकता है, हेल्थ केयर वर्कर टू पेशेंट हो सकता है, हेल्थ केयर वर्कर टू विजिटर हो सकता है, यानी पूरा एक ट्रायंगल बना हुआ है आपको, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट इन्फेक्शियस एरोसोल। एयर से कैसे ट्रांसमिशन हो सकती है? आप लोग जब व्हेनेवर ए पर्सन स्नीज और कॉफ, इट रिलीजेस मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जो कि 2 तरह के मेजर साइज के बेसिस पर ड्रॉपलेट्स को इन पार्टिकल्स को डिवाइड किया गया है, लार्जर ड्रॉपलेट्स and smaller droplets. Larger droplets are those particles that are larger than or equal than 5 micrometer, ठीक है। बाज ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लार्जर ड्रॉपलेट्स के अंदर मौजूद होते हैं और वो सिर्फ ड्रॉपलेट्स ट्रांसमिशन के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं। So as the name indicate, these are larger particles, so they don't travel larger distance, तो वो सिर्फ 3 feet डिस्टेंस ट्रैवल के अंदर ही कि कोई दूसरा पर्सन अगर खड़ा होगा तो उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज दे गेट सेटल्ड डाउन क्विकली एंड दे डोंट रिमेन इन द एयर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ, ठीक है। देन अनदर
साइज ऑफ पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई भी कहलाते हैं, या एयरबॉर्न ट्रांसमिशन इनको कहा जाता है। ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि लेस देन 5 माइक्रोन डायमीटर के होते हैं, पार्टिकल 5 माइक्रोन और लेस देन दैट, और सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू these droplets nuclei particles, and so the property of these droplet nuclei is that because they are very smaller in size and so they are very lighter in weight, so they remain in the air for longer period and they travel longer distance. तो ये जो है वो पेशेंट के बहुत दूर दूर तक ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है, ये वाले ऑर्गेनिज्म जो इस साइज के पार्टिकल्स में होते हैं, ठीक है। हम अभी इसको देखेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म। हेलो, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? इज दिस फाइन? ओके, ठीक है। तो हमने दो में जो है वो एरेसोल ट्रांसमिशन से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दो में हमने डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज बेसिस, लार्जर ड्रॉपलेट एंड स्मॉलर ड्रॉपलेट। ओके, हमने उसका जो मैसेजेस कर रहे थे, सुनिए रहे। प्लीज आईफोन म्यूट कर दें। हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो हमने अभी ये डिवाइड कर लिया एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के ऑर्गेनिज्म को दो टाइप के ऑर्गेनिज्म में, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन विच दे आर प्रेजेंट, ठीक है। एक तो लार्जर ड्रॉपलेट साइज के ड्रॉपलेट कहलाते हैं, 5 माइक्रोन से बड़े वाले ड्रॉपलेट्स, कुछ ऑर्गेनिज्म उनके अंदर ट्रांसमिट होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो वेरी स्मॉलर पार्टिकल जो कि 5 माइक्रोन और लेस देन दैट डायमीटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर ट्रांसमिट होते हैं। दोनों की डायनेमिक्स थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि इसी के बेसिस पर फिर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लेते हैं हॉस्पिटल के अंदर। इज दिस क्लियर फॉर यू पीपल? ठीक है। Yes, ma'am. Okay. तो इन द हॉस्पिटल चेन ऑफ इन्फेक्शन एक चल रही है। एक पेशेंट है, उसके अंदर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है, पेशेंट रिजर्वायर बना हुआ है या कोई इक्विपमेंट वाटर सब कुछ हो सकता है, एक पोर्टल ऑफ एग्जिट है, ट्रांसमिशन हुई किसी रूट के थ्रू और फिर वो किसी और में दाखिल हो गई, एंट्री की साइट थी और ऑब्वियसली ससेप्टेबल बेचारा होस्ट था, उसमें फिर उसने वो इन्फेक्शन किया और फिर एक चेन बनी हुई है फिर दूसरे में। सो इन्फेक्शन कंट्रोल की जो प्रैक्टिसेस होती हैं या प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, वी वर्क मेनली ऑन ब्रेकेज ऑफ द चेन एट द साइट ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। हम वहाँ पर सबसे ज़्यादा काम कर सकते हैं क्योंकि हम पेशेंट की इम्यूनिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते, पेशेंट के कोमोबिड्स को ख़त्म नहीं कर सकते। आप कितना एंटीबायोटिक दे सकते हैं? आप रिजर्वायर भी हॉस्पिटल में चलते रहते हैं एंटीबायोटिक प्रेशर की वजह से, इसलिए ज़्यादातर मेजर्स जो होते हैं वो वी वर्क एट द साइट ऑफ ब्रेकिंग द चेन एट द साइट ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। एंड हाउ डू वी वर्क? स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। Standard precautions क्या होती हैं? These are the precautions that are, as the name indicate, these are standard. They will be taken for all patients at all times, irrespective चाहे वो ER के अंदर पेशेंट है, चाहे ट्रॉमा का पेशेंट है, चाहे गायनी का पेशेंट है, चाहे वो कोई ICU का पेशेंट है, you will be taking same precaution for all patient. These are called standard precaution. And इसका second principle क्या है कि we should assume that the blood and body fluid of any patient could be infectious. ठीक है, तो वो क्या है, इन प्रिकॉशंस के कंपोनेंट्स क्या हैं? हैंड हाइजीन, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो कि PPE कहलाते हैं, जिसमें मास्क, ग्लव्स, गाउन ये सब आ जाते हैं। देन कॉफ एटिकेट्स, आपको कब करना है। इन्वायरमेंटल कंट्रोल मेजर्स आते हैं जिसमें इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, मैनेजमेंट ऑफ लिनन, वेस्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ शाफ्ट्स, क्लीनिंग एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल डिवाइसेस। सो ये सारे फंडामेंटल्स और कंपोनेंट्स हैं किसके? स्टैंडर्ड प्रिकॉशन की। ये हम इररिस्पेक्टिव ऑफ पेशेंट हमें जनरलाइज या हॉस्पिटल में हमारी ये पॉलिसी होती है इनके लिए, ठीक है। ओके, सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो कि पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, जो हमने अभी बात की। सो वी ऑल नो कि हैंड जो है वो स्प्रेड करते हैं जर्म्स को,
और हमारे हाथ में नॉर्मल रेजिडेंट फ्लोरा तो है, बट व्हेन वी वर्क इन द हॉस्पिटल एज ए हेल्थ केयर वर्कर, सो व्हाट हैपेंस कि हमारे हाथ यहाँ टच हो रहे हैं, वहाँ टच हो रहे हैं, तो ट्रांजिएंट फ्लोरा भी आ जाते हैं। ट्रांजिएंट फ्लोरा क्या होते हैं कि लाइक सूडोमोनास एरिजिनोसा है या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इकोलाई है या MRSA है, वो यहाँ पे पड़ा हुआ था, मैंने यहाँ टच किया, एक पेशेंट को एग्जामिन किया, वो पेशेंट कॉलोनाइज था, मेरे हाथ में लग गया। अब मैं दूसरे पेशेंट पे जाऊंगी विदाउट डूइंग हैंड हाइजीन या हैंड वॉशिंग, मैं दूसरे पेशेंट में ट्रांसफर कर दूंगी। ओके, सो हैंड हाइजीन का कॉन्सेप्ट जो है वो यू ऑल नो, आई थिंक अब तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अवेयरनेस सबके अंदर हुई है। सो क्विकली क्योंकि वॉशिंग इज़ द बेस्ट वे, लेकिन क्योंकि उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, इसलिए अल्कोहल बेस्ड जो है वो हैंड हाइजीन इज नाउ डेज इट्स वेरी पॉपुलर एंड इट इज़ ईजी टू यूज़, क्विक टू यूज़, और इसकी एफिकेसी भी देखी गई है डिफरेंट स्टडीज़ में के कंपैरेबल है विद द हैंड वॉशिंग। लेकिन जब हम हैंड हाइजीन करते हैं तो स्टेप्स हैं पूरे हैंड हाइजीन के, लेकिन बाज़ एरियाज जो है वो कंटेमिनेटेड रह जाते हैं, इसलिए उनको हमें वो करना ज़रूरी है। नेल्स बड़े नहीं रखने हैं, रिंग्स नहीं पहननी है, उनसे कॉलोनाइजेशन होती है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हेन टू डू हैंड हाइजीन। एक दफ़ा करके फारिग हो गए, नो, दिस इज़ नॉट लाइक दैट। You have to use 5 moments of hand hygiene. 5 moments क्या है, कब कब आपको करना है हैंड हाइजीन? 2 दफ़ा बिफोर है एंड 3 दफ़ा 3 दफ़ा जो है वो आफ्टर है। ठीक है, 2 दफ़ा बिफोर क्या है, बिफोर टचिंग द पेशेंट, एनी पेशेंट इररिस्पेक्टिव, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है ना। बिफोर टचिंग एनी पेशेंट, बिफोर डूइंग एनी एसेप्टिक, अगर कोई आप वर्क कर रहे हैं पेशेंट पर, सेम पेशेंट पर, इवन आपने बिफोर टचिंग भी पेशेंट किया है आपने, उस वक्त आपको दोबारा हैंड हाइजीन करनी है। ठीक है, देन आफ्टर क्या क्या है, आफ्टर टचिंग पेशेंट, आफ्टर यूज टचिंग एनी बॉडी सिक्रीशन एक्सक्रीशन, और आफ्टर टचिंग पेशेंट इन्वायरमेंट। पेशेंट इन्वायरमेंट मीन्स पेशेंट का आपने कोई सराउंडिंग एरिया भी टच किया है तब भी आपको हैंड हाइजीन करनी है। व्हाई इट इज लाइक दैट, दिस इज पिक्चर यू कैन सी हेयर कि ये अपेरेंटली दिस रूम इज वेरी क्लीन, पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है, पेशेंट MRSA कॉलोनाइज पेशेंट था, वो डिस्चार्ज होके गया है, अपेरेंटली क्लीनिंग हुई हो गई है इसकी सिंपल सी, और बेड ठीक हो गया है। लेकिन जब उसके सराउंडिंग के पूरे जगह से कल्चर्स लिए गए, इन्वायरमेंट के स्वाब्स लिए गए, तो सब में से MRSA की ग्रोथ आ गई है। सो इट मीन्स के पेशेंट सिर्फ एक कॉलोनाइज नहीं होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म से, होल सराउंडिंग environment also gets colonized with the multi-drug resistant organism। ठीक है, इसलिए सराउंडिंग की क्लीनिंग और उसको टच जब तक पेशेंट है तो दैट्स बात है, आपको हैंड हाइजीन सराउंडिंग टच करने के बाद भी ज़रूरी है। देन यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ग्लव्स, गाउन, ये सारा जो होता है दिस इज ऑल डिपेंड्स अपॉन इन द स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, डिपेंड्स अपॉन रिस्क असेसमेंट। सबसे पहले आप उसमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में कब आपको यूज़ करना है, कौन सा PPE, आपको रिस्क असेसमेंट करना है। रिस्क असेसमेंट क्या होता है, यू हैव टू असेस द रिस्क कि आपका एक्सपोजर पेशेंट से किस किस्म का हो रहा है। हर पेशेंट को टच करते हुए आप ग्लव्स तो नहीं पहनेंगे, हैंड हाइजीन इज जस्ट इनफ, लेकिन आप ग्लव्स क्यों पहनेंगे, जब आपको नीड होगी। एंड हाउ डू यू फाइंड आउट दैट नीड, आप ये देखेंगे कि क्या कोई ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड का कहीं से रिलीज तो नहीं हो रहा है पेशेंट का, चांस तो नहीं है एक्सपोजर का। अगर है, अगर नहीं है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको PPE यूज़ करने की। अगर आप ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड का आपको एक्सपोजर हो सकता है पेशेंट में, जैसे ये पेशेंट ने बेचारे नाक से ब्लीड कर रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि क्या कितना स्प्लैश हो रहा है, और आपके जो PPE है अकॉर्डिंगली आपको यूज़ करने। जैसे बहुत सीवियर हिमेटोमेसिस या गायनेकोलॉजिकल ब्लीडिंग के साथ कोई पेशेंट आता है तो आपको सारे PPE आपको पहनने, ठीक है, क्योंकि वी अज्यूम दैट ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड ऑफ ऑल पेशेंट वुड बी इन्फेक्शस, इसलिए हमें रिस्क लेना ही नहीं है। चाहे हमें देखना ही नहीं है कि हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, हमें बस ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लेनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिस्क असेसमेंट ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर। देन पेशेंट्स को जो है वो आपको ट्रायज करना इज अगेन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। एक जगह पर सारे पेशेंट्स को बैठाना सही नहीं होता है, पेशेंट्स को आप वेटिंग एरिया में अलग अलग ट्रायज कर दें, रिस्पिरेटरी सिम्टम्स वालों को अलग बैठा दें, नॉन रिस्पिरेटरी सिम्टम्स वालों को अलग बैठा दें।
these are again important. Let's talk about resistance of microorganisms to different disinfectant. ठीक है, ये आप देख रहे होंगे डिफरेंट ऑर्डर्स में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं. प्राइन प्रोटीन एक बहुत ही रेजिस्टेंट टाइप के प्रोटीन होती है. शुक्र है कि हमारे यहाँ कॉमन नहीं है, बट यूरोप में यूके वगैरह में प्राइन डिजीजेस जो हैं कॉमन हैं. ठीक है, तो उनके दे आर वेरी हार्ड टू रिमूव, वेरी रेजिस्टेंट टू डिसइंफेक्टेंट एंड स्टेरिलाइजेशन. उसके बाद बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स होते हैं, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू किल. उसके बाद माइकोबैक्टीरिया है. उसके बाद पैरासाइट्स की सिस्ट है. देन स्मॉल नॉन इन्वेलप वायरसेस हैं. ओके, देन प्रोटोजोइड्स. यू कैन सी के आपके डाउनवर्ड ट्रेंड में ऑर्गेनिजम्स आते चले जा रहे हैं कि ज़्यादा ससेप्टेबल होते चले जा रहे हैं. फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, फंगाई है, फिर नॉन इन्वेलप वायरसेस है, फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, सबसे लास्ट में एनवेलप वायरसेस है. यानी ये सबसे ससेप्टेबल वन है एनवेलप वायरसेस. यानी HIV, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, ये सारे वायरसेस जो एनवेलप वायरसेस होते हैं ये डिसइंफेक्टेंट वगैरह से बहुत ज़्यादा हाईली ससेप्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी किल हो जाते हैं. सबसे रेजिस्टेंट जो थे वो ऊपर वाले थे. ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये नीचे चले आ रहे हैं. सो व्हाट आई वांट टू शो यू कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनके अंदर रेजिस्टेंट टू किलिंग कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है. तो हमें जो मेथड्स ऑफ हॉस्पिटल में जो स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन के जो यूज़ करने होते हैं, हमें थिंक करना पड़ता है कि हमें किस तरह का मेथड यूज़ करना है, हमें कौन सा ऑर्गेनिज्म को किल करना है. ठीक है, स्टेरिलाइजेशन क्या है? व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन? इट इज़ ए किलिंग ऑफ all form of microbial life including bacterial endospores. Sorry. जबकि disinfection क्या है? उसमें you just reduce the number of organism, but there might be some organism present, लेकिन आप इतना decrease कर देते हैं कि they will no longer be causing infection, disinfection जो है वो. लेकिन sterilization में complete killing हो जाती है. Okay, so in some like hospital use instrument you need sterilization, like surgical site instruments. वो आपको कैसे चाहिए? स्टेरिलाइज चाहिए. इसमें आप एक बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि हॉस्पिटल में यूज़ हो रहे हैं, जो कि आप सिंपल आप डिसइंफेक्टेंट की तरह भी आप उसको डिसइंफेक्शन करके भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो मेडिकल एंड सर्जिकल डिवाइसेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: हाई रिस्क आइटम, इंटरमीडिएट रिस्क आइटम, लो रिस्क आइटम. ये वो अकॉर्डिंग टू देयर साइट इन विच दे आर गेटिंग टू इंट्रोड्यूस. ठीक है, हाई रिस्क आइटम्स आर दोज आइटम दैट आर इंट्रोड्यूस इनटू स्टेराइल बॉडी एरिया एंड ऑब्वियसली दे नीड स्टेरिलाइजेशन. इंटरमीडिएट रिस्क आइटम्स आर दोज आइटम लाइक एंडोस्कोप्स हैं जो कि आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट रिस्क है क्योंकि वो कॉलोनाइज ऑलरेडी बैक्टीरिया से कॉलोनाइज म्यूकस मेम्ब्रेन में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, बट दे नीड सम काइंड ऑफ डिसइंफेक्शन. इसीलिए उनको हाई लेवल डिसइंफेक्शन करके भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, और लो लेवल डिसइंफेक्शन, लो रिस्क आइटम्स लाइक बैक्टीरियल बीपी अपैरेटस है, ये पेशेंट के स्किन से टच हो रहा है, वेरी लो रिस्क का आइटम है. तो इसको सिंपल हम क्लीनिंग एंड लो डिसइंफेक्शन के बाद भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ डिफरेंट हॉस्पिटल आइटम्स जो है वो डिवाइड होते हैं और उसके डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं. इन्वायरमेंटल क्लीनिंग अगेन इम्पॉर्टेंट. नीडल स्टिक इंजरी, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. I think sharp injuries, prevention of sharp, it is very important from healthcare workers infection point of view. ठीक है, तो सारे हॉस्पिटल्स जो है वो उनके हॉस्पिटल के इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम्स में सबसे हाईएस्ट जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो है वो प्रिवेंशन ऑफ नीडल स्टिक इंजरीज होती हैं. ठीक है, क्योंकि हमें प्रिवेंट करना है हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर HCV, हेपेटाइटिस बी, HIV ट्रांसमिशन को. ठीक है, तो मैं बहुत ब्रीफली ये सब बता रही हूँ क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतने डिटेल में जा सकें. तो सबसे इनकी प्रॉपर डिस्पोजल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है उसको ऐसे आप डिस्पोज ना करें ओपन, क्योंकि
हेल्थ केयर वर्कर्स में हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ आते हैं, वो जब गार्बेज कलेक्ट करते हैं तो ज़्यादातर प्रॉब्लम हॉस्पिटल्स में क्या आती है कि उन बेचारों को इंजरीज होती है, क्योंकि वो उसके कंटेनर्स में नहीं डाला गया बल्कि उसको सिंपल उसमें डाल दिया गया। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन इज अवेलेबल, तो एवरी हेल्थ केयर वर्कर शुड अंडरगो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, क्योंकि ये प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है, सबसे स्ट्रॉन्ग है। आप जितनी दूसरी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज ले लें, लेकिन वैक्सीनेशन अगर हो गई है तो आप बहुत सेफ साइड पे हो जाते हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन सारे, आई होप कि आप लोग सबकी हुई भी है ना सबकी। ठीक है, 3 डोजेज। Yes, ma'am. और अपने दूसरे लोअर स्टाफ का भी आप लोग ख्याल करें। पिक्चर हमने देखी थी जिसमें हमने कांटेक्ट से कुछ ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट हो रहे थे, कुछ ड्रॉपलेट से हो रहे थे, कुछ एयरबॉर्न से हो रहे थे। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिकॉशन। अब एयरबॉर्न प्रिकॉशंस क्या होती हैं कि ये जब वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि पेशेंट्स एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट होते हैं उसमें ये प्रिकॉशंस ली जाती हैं। तो इसमें क्या है कि पेशेंट जो है वो खांसा, उसने ऑर्गेनिजम्स रिलीज किए और वो ऑर्गेनिज्म जो है वो सस्पेंड रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पेशेंट को कहाँ पर रखना है? ऐसे पेशेंट को आपको ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी एग्जांपल है मीजल्स, चिकन पॉक्स है, या पल्मोनरी, ओपन पल्मोनरी और लैरेंजियल ट्यूबरक्लोसिस। ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जो कि एयरबॉर्न प्रिकॉशंस की नीड होती है। इन्फ्लुएंजा वगैरह का इतना क्वेरी है कि अभी के वो एयरबॉर्न ट्रांसमिट होते हैं कि नहीं होते, लेकिन ये 3 आपको पता होने चाहिए ऑर्गेनिज्म: मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। लेकिन वो मेनिंजाइटिस वाला नहीं, ओपन पल्मोनरी टीबी वाला, लैरेंजियल या पल्मोनरी टीबी। ठीक है, एयरबॉर्न प्रिकॉशन में क्या करेंगे, आप पेशेंट को एक आइसोलेटेड रूम में रखेंगे एंड यू विल कीप एग्जॉस्ट पर एक फैन लगा देंगे। तो पेशेंट ने अगर खांसा तो सारे ऑर्गेनिज्म एग्जॉस्ट के जरिए नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होकर बाहर निकल गया। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एयरबॉर्न प्रिकॉशन। आपका एक आइसोलेटेड रूम होना चाहिए जिसमें नेगेटिव प्रेशर आइडियल होना चाहिए, एग्जॉस्ट लगा हुआ होना चाहिए, ताकि पेशेंट के रूम की अंदर की जो एयर है वो गंदी है, you don't want this air to enter into the other part of the hospital, तो वो एग्जॉस्ट के जरिए फौरन बाहर निकल जाए। ओके, इसके अलावा जो भी हेल्थ केयर वर्कर वो पेशेंट के अंदर रूम में जाएगा, N95 मास्क लगाएगा, एयर चेंजेस भी होनी चाहिए। अगर आपके हॉस्पिटल में जो है वो सारी प्रोविजन है तो फ्रीक्वेंट एयर चेंजेस रूम की होनी चाहिए। आपके जो है वो मिनिमम विजिटर्स होने चाहिए। ठीक है, सो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन ये वो वाले ऑर्गेनिज्म है जो लार्ज ड्रॉपलेट पर रिलीज हो रहे थे। ठीक है, यानी ये फौरन नीचे चले जा रहे थे, ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे डिस्टेंस। ठीक है, तो ये वो है जो कि पेशेंट ने खांसा लेकिन फौरन थोड़ी देर बाद नीचे बैठ गए, लेकिन अगर इमीडिएटली कोई फौरन करीब चला गया है तो वो एक्सपोज हो सकता है। इसलिए आपने क्या करना है, इसकी प्रिकॉशंस डिफरेंट होती हैं। इसमें जो ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट होते हैं वो कौन से हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो है वो लार्ज ड्रॉपलेट्स के जरिए ट्रांसमिट होते हैं। इसमें सारे ये डिप्थीरिया, डिप्थीरिया और सारे जो है वो आपके जो है वो इन्फ्लुएंजा, मम्स, ये सारे जो है वो सारे इस में आते हैं। ओके, तो आपके जो है वो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस आप लेंगे, पेशेंट को आप एक क्लोज रूम में रखेंगे, रखेंगे, लेकिन जो है वो आपका जो है वो पेशेंट, क्योंकि लेकिन उसके लिए कोई आपको नेगेटिव प्रेशर या एग्जॉस्ट वगैरह लगाने की इस रूम में ज़रूरत नहीं। ठीक है, इज दिस फाइन? स्पेशल एयर वेंटिलेशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उसको अलग प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। ओके,
हर टाइप की कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन, जो कि ज़्यादातर ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, ये MRS और ये ESBL, इकोलाई, क्लेब्सिला, सूडोमोनास एरिजिनोसा, ये सारे जो ट्रांसमिट होते हैं हॉस्पिटल में कॉन्टेक्ट के जरिए हमने अभी बात की थी। अगर ऐसा पेशेंट है जिसको ये ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं तो उसके लिए आपको उसको भी आप अलग पेशेंट को रूम में रखेंगे और उसको आप, क्योंकि सारा पेशेंट जो है वो कॉलोनाइज हुआ हुआ है, ठीक है, तो आप जो है वो उसमें आप पेशेंट के क्लीनिंग और उसका जो है वो आफ्टर डिस्चार्ज जो है वो पूरी इन्वायरमेंटल प्रॉपर क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा नीड होती है, डीप क्लीनिंग जिसको कहते हैं। ओके, तो कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन में आपने पेशेंट को अलग रूम में रख लिया। आपका सिर्फ पेशेंट ही कॉलोनाइज नहीं है बल्कि पूरा उसका रूम कॉलोनाइज है, इसलिए आपने उसको अलग में रखा, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको आई थिंक के शॉर्ट करना चाहूँगी। वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया वन ऑफ द वेरी कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन, वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स होते हैं उनको हो सकता है। एंड हाउ टू प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया, ये आप लोग प्रैक्टिकल उसमें आप देखते भी होंगे और आप लोग करते भी होंगे, क्योंकि अब वेंटिलेटर नमूनिया प्रिवेंशन के बंडल्स आए हुए हैं कि आपको जो है वो किस तरह से कैसे कैसे आप मेजर्स लें तो आप वैप को यानी वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया को पेशेंट में प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सो आपके जो है वो वैप की पैथोजेनेसिस, लेकिन आई थिंक हमारे पास इतना शॉर्ट पीरियड है और मेरा अपना ख्याल है कि बहुत ज़्यादा आपको इतने इसकी पैथोजेनेसिस वगैरह आपके सिलेबस में आई थिंक इतनी है भी नहीं, लेकिन ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि वैप है या यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है, कॉटी है, या वो कि जनरल मेजर्स जो हैं वो उनके प्रिवेंशन के क्या हैं, ठीक है। तो ये अदरवाइज इन डेप्थ तो हर इन्फेक्शंस के आपके अलग गाइडलाइंस है कि कैसे आप प्रिवेंट करेंगे, कैसे कौन कौन से मेजर्स आप इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स लेंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं है आपको क्या क्या किस तरह से जो है वो आपको इंसर्शन करने में आपको क्लोज सिस्टम रखना है, आपने एसेप्टिक टेक्निक्स आपको यूज़ करनी है, आपको हैंड हाइजीन और सारी प्रैक्टिसेस का ख्याल रखना है ताकि ऑर्गेनिज्म पेशेंट के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस ना हो, ठीक है। ट्रिकल सक्शनिंग करनी है क्योंकि कफ जो होता है उसके साइड से जो है वो ये ट्रिकल करके सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो माउथ के फ्लोरा जो होते हैं वो GI से जो है वो रिगर जो के माउथ में आते हैं और माउथ से फिर जो ट्रिकल करके ट्रैकिया के साइड से जो है वो लंग में जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को जो है वो हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन, फ्रीक्वेंट सक्शनिंग, एंडोट्रेकल ट्यूब की 45 डिग्री पर आपको पेशेंट का बेड एलिवेट रखना है ताकि रिगर्ज कम से कम हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्ट्रेटजीज, इक्विपमेंट की क्लीनिंग। इसी तरह से दूसरे नोजोकोमियल इन्फेक्शन में सर्जिकल साइट इन्फेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जो है वो उनकी भी प्रिवेंशन की पूरी गाइडलाइंस आई हुई है कि आपके क्या क्या आपको एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस कब देनी है, आपको स्किन एसेप्सिस कैसे करनी है, कैसे आपको पोस्ट ऑपरेटिव केयर पेशेंट की करनी है, पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स को कैसे आपने रिड्यूस करना है, ठीक है। तो ये मैं आप लोग से शेयर कर लूँगी, अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, लेकिन अगर इतना डेप्थ में ना भी पढ़ें तो इट डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन बेसिक चीज़ें आपको नोजोकोमियल इन्फेक्शंस की डेफिनेशन, उसके टाइप्स क्या हैं, क्या क्या कंपोनेंट, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ क्या क्या होती हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से ESBL ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, MRSA से क्या होता है, ठीक है, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। इस तरह से कॉटी है, हमने इसकी पहले ही बात कर ली थी, इसको प्रिवेंशन कैसे करनी चाहिए। तो हर टाइप ऑफ इन्फेक्शन के जो है वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन की पूरी जो है वो इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइंस आई हुई हैं। अगर इफ समवन इज़ इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर तो वो जाहिर सी बात है वो इस लाइन में भी आ सकता है और इसमें बहुत वास्ट और बहुत ही